प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाइट और ग्रिड ऑफ ट्रीज कंटिन्यूसली टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाइट होती है और ग्रिड होती है, चौड़ाई होती है पेड़ की, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट लीफ, फ्लावर, फ्रूट हैव लिमिटेड डायमेंशन। पर लीफ होती है, फ्लावर्स होते हैं और आपका फ्रूट्स होते हैं, इनके लिमिटेड डायमेंशन होते हैं, ये इससे ज़्यादा बड़े, एक से एक साइड से ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते। ऑल्सो दीज स्ट्रक्चर अपीयर एंड फॉल पीरियोडिकली। ये लीव्स हो गई, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये फॉल्स कर जाते हैं पीरियोडिकली। ऑल सेल इन प्लांट डेवलप फ्रॉम जायकोट। सारे के सारे सेल होते हैं प्लांट के, कहाँ से डेवलप होते हैं? जायकोट से डेवलप होते हैं। डेसेंडेंट जायकोट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ प्लस डिफ्रेंशिएशन। इज कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस डिफ्रेंशिएशन। डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ प्लस डिफ्रेंशिएशन को डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ इज अ फंडामेंटल कॉन्स्पीशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। ग्रोथ इज अ फंडामेंटल कॉन्स्पीशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। ग्रोथ एक फंडामेंटल एंड कॉन्स्पीशियस कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। ग्रोथ क्या होती है? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। किसी आदमी की ग्रोथ हो चुकी है तो इरिवर्सिबल है, उसे वापस आप छोटा नहीं कर सकते। परमानेंट इंक्रीज इज अकम्प्लिश बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये कैसे होती है? पूरी होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस से। डेट अकर एट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर एनर्जी भुगती है, ये अकम्प्लिश होती है बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस डेट अकर एट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी से। एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज अ ग्रोथ। जैसे कि लीफ का एक्सपेंशन हो गया, लीफ बढ़ गई, उसे हम कहेंगे ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ जनरली इन प्लांट ग्रोथ होती है, जनरली कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट होती है प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट होती है। प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट होती है। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक। प्लांट ग्रोथ कैसी होती है? यूनिक होती है। प्लांट की ग्रोथ यूनिक होती है बिकॉज प्लांट रिटेन करता है कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट के पास प्लांट की ग्रोथ यूनिक कहलाई जाती है क्योंकि प्लांट के पास कैपेसिटी होती है अनलिमिटेड ग्रोथ की थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरी जिंदगी वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकता है। एबिलिटी ऑफ प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैथमेटिक एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। ये एबिलिटी है प्लांट के पास, ये अनलिमिटेड ग्रोथ की। ये क्यों है? क्योंकि मैथमेटिक्स सेल्स हैं वो प्लांट के अंदर अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, उनके पास होती है एबिलिटी। सच सेल और मेरिस्टेम, सेल होते हैं मेरिस्टेम के, उनके पास कैपेसिटी होती है टू डिवाइड एंड सेल परपिटुएट। ठीक है, उनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड और सेल परपिटुएट। कैपेसिटी टू डिवाइड सून डिसअपियर इन देयर प्रोडक्ट। वो मेरिस्टेम प्रोडक्ट बनाते हैं, उनमें कैपेसिटी गायब हो जाती है डिवाइड करने की। और सच सेल फॉर्म प्लांट बॉडी, और उनमें कैपेसिटी डिवाइड हो जाती है, मतलब कैपेसिटी लॉस हो जाती है डिवाइड करने की, वो सेल प्लांट की बॉडी बना देते हैं। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ पाई जाती है प्लांट के अंदर पाई जाती है आपकी ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। न्यू सेल आर ऑलवेज बीन एडेड टू प्लांट बॉडी बाय डिवाइडिंग द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। ग्रोथ होती है वो प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट करती है इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग विद एसिड। प्राइमरी ग्रोथ होती है वो प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट करती है इलोंगेशन ऑफ प्लांट को अलोंग विद एसिड। इन डायकोट एंड जिम्नोस्पर्म, डायकोट और जिम्नोस्पर्म में देखा जाए तो लैटरल मेरिस्टेम हो गई, वस्कुलर कैम्बियन हो गई और कोर कैम्बियन हो गई, ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। लैटरल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियन, कोर कैम्बियन responsible for secondary growth. ग्रोथ इन मेजरेबल, ग्रोथ को मेजर करते हैं तो ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं सेलुलर लेवल पे ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं आप। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म,
अगर अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो ग्रोथ कहलाएगी सेलुलर लेवल पे। अगर अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ कहलाएगी सेलुलर लेवल पे। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ग्रोथ मेजर्ड बाय होती है टेकिंग सम क्वांटिटी विच गिव अ रिलेटिवली प्रोपोर्शनल एस्टिमेट। अगर आप ग्रोथ को मेज़र कर रहे हैं किसी क्वांटिटी को लेके तो वो आपको देगी रिलेटिव प्रोपोर्शनल एस्टिमेट। क्या देगी? रिलेटिवली प्रोपोर्शनल एस्टिमेट देगी। अगर आप ग्रोथ को मेज़र कर रहे हैं टेकिंग सम क्वांटिटी विच गिव रिलेटिव प्रोपोर्शनल एस्टिमेट देगी वो, रिलेटिव प्रोपोर्शनल एस्टिमेट। वेरियस पैरामीटर आर देयर फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। बहुत सारे पैरामीटर हैं ग्रोथ को मेज़र करने के लिए। इंक्रीज इन फ्रेश वेट और ड्राई वेट, आप ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं इंक्रीज इन फ्रेश वेट को देख के और इंक्रीज इन ड्राई वेट को देख के, इंक्रीज इन लेंथ को देख के। जैसे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, इंक्रीज इन लेंथ का एग्जांपल कौन सा है? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। इंक्रीज इन वॉल्यूम को देख के। साइज ऑफ सेल इन वाटरमेलन इंक्रीज बाय कितने? 3.5 लाख टाइम्स बढ़ जाता है। साइज होता है इन वाटरमेलन के सेल का वो 3.5 लाख टाइम बढ़ जाता है, 3.5 लाख टाइम बढ़ जाता है। इंक्रीज इन सेल नंबर, वन सेल रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेक। एक सेल होता है रूट एपिकल के मेरिस्टेम का, वो दे देता है कितने बना देता है वो? मोर देन 17,500 न्यू सेल बनाता है पर घंटे। एक सेल होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम का मेज में भुट्टे में, वो आपके 17,500 से ऊपर सेल बना देता है पर घंटा, पर हॉर। फेज ऑफ ग्रोथ हम पढ़ रहे हैं। फेज ऑफ ग्रोथ, पीरियड ऑफ ग्रोथ, ये होते हैं आपका मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज, मैचुरेशन फेज। ये 3 तरह के दे रखे हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ। ये दे रखा है आपका मेरिस्टेमेटिक फेज, ये दे रखा है इलोंगेशन फेज, ये दे रखा है मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज रिप्रेजेंट बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होती है? रिप्रेजेंट करते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज को बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। शूट एपेक्स की देखेंगे आप इन्हें, और एक देखेंगे रूट एपेक्स पे। ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं एट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। रूट एपेक्स मतलब रूट के कोने पे और शूट के कोने वाले स्टेम के सबसे ऊपर वाले कोने पे। फीचर ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के फीचर क्या क्या होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम होता है वो रिच होता है इन प्रोटोप्लाज्म। एपिकल मेरिस्टेम इज रिच इन प्रोटोप्लाज्म। एपिकल मेरिस्टेम होता है रिच होता है प्रोटोप्लाज्म में। और न्यूक्लियाई लार्ज एंड कॉन्स्पियस होती है। एपिकल मेरिस्टेम होता है ये रिच होता है प्रोटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियाई होती है वो लार्ज होती है, कॉन्स्पियस होती है। सेल वॉल प्राइमरी इन नेचर होती है। सेल वॉल कैसी होती है? प्राइमरी इन नेचर होती है। थिन होती है, सेलुलोजिक होती है विद न्यूमेरस प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। ये आपके फीचर हैं एपिकल मेरिस्टेम के। कौन कौन से एपिकल मेरिस्टेम के फीचर हैं? ये आपके रिच होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, न्यूक्लियाई लार्ज होती है, कॉन्स्पियस होती है, सेल वॉल प्राइमरी इन नेचर होती है, थिन होती है, सेलुलोजिक होती है विद न्यूमेरस प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं इनके पास। इलोंगेशन, सेल लोकेटेड जस्ट अप्रॉक्सिमल अवे फ्रॉम टिप टू मेरिस्टेमेटिक जोन। ये कह रहे हैं मान लीजिए प्लांट है, ये ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया पूरा, ये बढ़े जा रहा है ऊपर की तरफ, इसके पीछे आ जा रहा है वाला रीजन, ये इसके रीजन पीछे हो गया, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है। यहाँ पे सेल होते हैं इलोंगेट, लंबे होते हैं यहाँ पे। बाय इंक्रीज ऑफ वस्कुलेशन एंड सेल इनलार्जमेंट। ये कैसे इंक्रीज कर रहा है? इलोंगेट कैसे कर रहा है? बाय इंक्रीज कर रहा है वस्कुलेशन को इंक्रीज कर रहा है ये, एंड सेल इनलार्जमेंट को इंक्रीज कर रहा है। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन हो रहा है कैरेक्टराइज बाय दिस फेज।
ये फेज करेक्टराइज कैसे होता है? ये फेज करेक्टराइज होता है बाय न्यू सेल वॉल डिपोजिशन से। करेक्टराइज बाय दिस फेज, नया सेल वॉल का डिपोजिशन होता है इस फेज के अंदर। मैचुरेशन फेज, अब ये आपका एपिकल फेज हो गया, ये बढ़े जा रहा है ऊपर, ये लंबा हो जा रहा है, इलोंगेशन फेज हो गया वाला। और ये हो गया यहाँ पे कि एपिकल, ये हो गया आपका मैचुरेशन फेज। यहाँ पे आपके रूट हेयर भी निकलते हैं। मैचुरेशन फेज इज लोकेटेड मोर प्रॉक्सिमल टू फेज ऑफ इलोंगेशन। ये किसके बराबर में होता है? ये इलोंगेशन फेज है बीच वाला, और ये किसके? मैचुरेशन फेज बराबर में होता है इलोंगेशन फेज के। अटेन देयर मैक्सिमम साइज इन टर्म ऑफ, सेल होता है अटेन कर लेता है अपना मैक्सिमम साइज इन टर्म ऑफ वॉल की थिकनिंग पूरी हो जाती है, सेल की उतनी होनी थी, वॉल की पूरी थिकनिंग हो जाती है जितनी होनी थी। और प्रोटोप्लाज्म की मॉडिफिकेशन हो जाती है मैचुरेशन फेज में। मैचुरेशन फेज में क्या होता है? वॉल की थिकनिंग हो जाती है, पूरी उतनी होनी थी, और आपका प्रोटोप्लाज्म की मॉडिफिकेशन हो जाती है जितनी होनी थी, मैक्सिमम हो जाती है जितनी होनी थी। ग्रोथ रेट इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ रेट दो तरह के हम नापते हैं, एक तो होता है अरिथमेटिक इंक्रीज और एक होता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज। एक तो होता है अरिथमेटिक इंक्रीज, एक तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज में आता है आपको लैग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज। जो जियोमेट्रिकल इंक्रीज में 3 फेज आते हैं आपके। लैग फेज, एक तो लैग हो गया, एक लैग बोल दो, और एक्सपोनेंशियल बोल दो, एक हो गया स्टेशनरी। और अरिथमेटिक इंक्रीज अलग टाइप का होता है। अरिथमेटिक इंक्रीज पढ़ रहे हैं पहले हम। आफ्टर द माइटोसिस के बाद वन डॉटर सेल कंटिन्यूस टू डिवाइड वाइल अदर आर डिफ्रेंशिएट। ये डॉटर सेल थी, इन्हें माइटोसिस करके 2 बना दिए यहाँ पे। अब 2 में से क्या हुआ? दो बना दिए, एक तो चला गया डिफ्रेंशिएशन की तरफ, एक ने दोबारा माइटोसिस कर दी। और इन्हें माइटोसिस करके 2 दोबारा बना दी, एक दोबारा डिफ्रेंशिएशन की तरफ चला गया, एक दोबारा माइटोसिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक ही सेल है, वो बार बार माइटोसिस करता जा रहा है, बाकी के वो बनते जा रहे हैं, वो डिफ्रेंशिएट होते चले जा रहे हैं। इलोंगेशन, ये कहाँ आते हैं आपके काम? अरिथमेटिक इंक्रीज कहाँ काम आता है? अरिथमेटिक इंक्रीज काम कहाँ आता है? इलोंगेशन रूट्स में काम आता है कांस्टेंट रेट। इलोंगेशन ऑफ रूट्स में काम आता है अरिथमेटिक इंक्रीज एज कांस्टेंट रेट। इंक्रीज ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम कहाँ पे काम आता है? इंक्रीज ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम। लीनियर कर्व देता है, क्या देता है? इंक्रीज ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम। अगर आप इंक्रीज करें ऑर्गन को, ऑर्गन की लेंथ बढ़ते दिखाएंगे अगेंस्ट टाइम, तो आपका लीनियर कर्व आएगा ऐसे, लीनियर। ये तो कुछ हाइट तो पहले से होगी, वो डिवाइड कर रहा है सेल, ये तो वो हो गया, और ये बाद में हाइट बढ़ती जा रही है और टाइम बढ़ता जा रहा है, लीनियर कर्व। मैथमेटिक मीन्स में इसे लिखेंगे L0, ये नॉर्मल लेंथ होगी। LT का मतलब है इंक्रीज एट टाइम T, L0 का मतलब है लेंथ एट टाइम 0। तब कुछ नहीं था, तब हमने चालू करा था, तब L0 लेंथ थी, और टाइम T के बाद LT लेंथ हो गई। R इसका मतलब है ग्रोथ रेट और इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। R का मतलब है इलोंगेशन पर यूनिट टाइम और ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे। अब आफ्टर द माइटोसिस बोथ प्रोगेनी रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू। वहाँ पे तो एक सेल डिवाइड कर रहा था अरिथमेटिक इंक्रीज में, यहाँ पे दोनों के दोनों सेल डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बने, अब 2 से यहाँ पे 2 बने, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे ये भी आगे बढ़ते रहेंगे। ये आता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज में। आफ्टर माइटोसिस बोथ प्रोगेनी के पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की और कंटिन्यूस करने की। इसमें लैग फेज होता है, रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्लो ग्रोथ। लैग फेज में क्या होती है? इनिशियली स्लो ग्रोथ होती है। लैग फेज क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल स्लो ग्रोथ को। लैग फेज होता है और रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्लो ग्रोथ को। एक्सपोनेंशियल फेज रैपिड इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। एन एक्सपोनेंशियल फेज, ये रैपिड इंक्रीज होता है इन ग्रोथ रेट, ये दिखाता है आपका रैपिड इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट। लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल फेज हो गया, ये आपको दिखाता है रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। एक्सप्रेस होता है ऐसे, डब्ल्यू टी आफ्टर टाइम टी, W0 तो वही हो गया जितना टाइम 0 पे था। W1 फाइनल साइज दिखा रहा है W1, वेट, हाइट, नंबर एक्सेट्रा। W0 इनिशियल साइज एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड। WT
टाइम ऑफ ग्रोथ E. Base of natural logarithm. R. Growth rate or relative growth rate is also measure ability of plant to produce new plant material referred to as efficient index. इसे क्या कहते हैं आप? R को क्या कहते हैं? एफिशिएंट इंडेक्स। R को कहते हैं हम एफिशिएंट इंडेक्स। स्टेशनरी फेज, तीसरा फेज होता है स्टेशनरी फेज। न्यूट्रिएंट सप्लाई बिकम लिमिटेड, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है लिमिटेड हो जाती है। ग्रोथ होती है वो कम होने लग जाती है, स्लो डाउन होने लग जाती है। स्टेशनरी फेज होता है ये आपका, इसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है वो लिमिटेड हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है, बिकम लिमिटेड। ग्रोथ क्या होती है? स्लो डाउन हो जाती है, ग्रोथ इज स्लो डाउन। ये साइज और वेट हो गया ऑर्गन, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फेज, ये हो गया लैग फेज। इधर की साइड लैग फेज है, ये एक्सपोनेंशियल फेज है जिसमें एकदम रैपिड ग्रोथ हो रही है, और ये आपका स्टेशनरी फेज है इधर वाला। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक्सपोनेंशियल फेज है इधर वाला, ये आपका लैग फेज है इधर वाला, और ये आपका ये स्टेशनरी फेज है, और यहाँ पे टाइम दे रखा है। टिपिकल सिग्मॉइड और एस कर्व ऑब्टेन, सिग्मॉइड बोल दो या फिर एस कर्व बोल दो, ये ऑब्टेन हुआ। सिग्मॉइड्स कर्व इज टिपिकली एप्लीकेबल टू सेल, टिश्यू, ऑर्गन और प्लांट। ये आपका टिपिकली एप्लीकेबल है किसके लिए? सेल के लिए, टिश्यू के लिए, ऑर्गन और प्लांट के लिए। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम इन टू वेज। ये कह रहे हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द ग्रोथ ऑफ टू लिविंग सिस्टम बाय मेजरिंग द एब्सोल्यूट ग्रोथ। या तो पहला है बाय मेजरिंग द एब्सोल्यूट ग्रोथ, उनके एब्सोल्यूट ग्रोथ को मेजर करें। द मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। क्या करें? मेजरमेंट करें, उसके बाद कंपैरिजन करें ऑफ टोटल ग्रोथ दोनों की पर यूनिट टाइम। दूसरा मेथड है बाय मेजरिंग द रिलेटिव ग्रोथ, या तो रिलेटिव ग्रोथ को मेजर करो उनकी। मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिक लाइक पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। ठीक है। कंडीशन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? पहली आती है वाटर इंक्रीज करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल। वो क्या करती है? टर्जिडिटी इंक्रीज होगी सेल के अंदर, उससे क्या होगा? एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंशन ग्रोथ होगी, एक्सटेंसिव ग्रोथ होगी। और वाटर मीडियम प्रोवाइड कराता है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर ग्रोथ। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए मीडियम प्रोवाइड कराता है वाटर, जो कि नीडेड होती है ग्रोथ में। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी, ऑक्सीजन मदद करती है मेटाबॉलिक एनर्जी को निकालने में। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी, ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी को निकालने में काम आती है ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, टेम्परेचर होता है रिक्वायर्ड होता है फॉर ग्रोथ, टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। लाइट एंड ग्रेविटी, ये इफेक्ट करती है ग्रोथ को। लाइट हो गई आपकी, ग्रेविटी हो गई, ये आपकी इफेक्ट करती है ग्रोथ को। डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, कैम्बियन हो गया, ये डिवाइड करते हैं टू गिव राइट टू सेल दैट डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर बन जाते हैं और परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन इन प्लांट। ये आपका मेरिस्टेमेटिक सेल था, मेरिस्टेमेटिक सेल थे, इन्हें डिवाइड होकर दो सेल बनाए, दोनों सेल क्या बन गए बाद में?
मैच्योर हो गए, मान लीजिए ये मैच्योर होके क्या हो गए, डिफ्रेंशिएट हो गए। पहले तो मेरिस्टेमेटिक सेल था, अभी किसी स्पेसिफिक सेल में बदल जाएगा। मान लीजिए वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर कुछ करेगा, फंक्शन करेगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, एक अलग तरीके से सेल में बदलेगा। इस प्रोसेस का नाम है डिफ्रेंशिएशन। रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गई, शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गई, कैम्बियन हो गई, डिवाइड करते हैं और देते हैं सेल, जो कि बदल जाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और मैच्योर बन जाते हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन इन प्लांट। सेल अंडरगो द फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंज, वो सेल होते हैं वो अंडरगो जाते हैं फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंज में। डैट इन सेल वॉल में चेंज आते हैं, इन सेल, ये सेल होते हैं इनमें सेल वॉल में चेंज आता है, इनकी सेल वॉल में चेंज आता है, प्रोटोप्लाज्म में चेंज आता है, सेल वॉल में चेंज आता है, प्रोटोप्लाज्म में चेंज आता है इनके। एग्जाम्पल टू फॉर्म ट्रेकियल एलिमेंट, ट्रेकियल एलिमेंट बनाने हैं हमें। सेल होगा, सेल लूज करेगा, लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, सेल अपना प्रोटोप्लाज्म को लूज करेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। सेल होगा वो फॉर्म करेगा, हमें फॉर्म करनी है ट्रेकियल एलिमेंट मेरिस्टेमेटिक से, तो यहाँ पे सेल क्या हो रहा है, सेल अपना लूज कर देगा प्रोटोप्लाज्म को, वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है। लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल टू कैरी वाटर अप टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, लिग्निन और सेलुलोज की सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है जो कैरी करती है वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस पे, तब बनता है आपका ट्रेकियल एलिमेंट। प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सेल इलास्टिक हो जाएगा, लिग्निन और सेलुलोज की सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी जो कि वाटर को लेके जाएगी बहुत दूर तक। डी डिफ्रेंशिएशन, लिविंग सेल रिजल्टिंग फ्रॉम डी डिफ्रेंशिएशन, वो लिविंग सेल है जो कि वो डिफ्रेंशिएशन कर चुका है अभी। द लिविंग सेल रिजल्टिंग फ्रॉम डिफ्रेंशिएशन यूजुअली लॉस देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, वो डिफ्रेंशिएटेड सेल हो जाते हैं, उन सेल के पास आपकी कैपेसिटी नहीं होती डिवाइड करने की। इन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में वो सेल होते हैं वो दोबारा रीगेन कर लेते हैं कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न, दे रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न। उससे उस वहाँ पर टर्म यूज होती है डी डिफ्रेंशिएशन। एग्जाम्पल फुल डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमस सेल डी डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, फॉर्म करते हैं मेरिस्टेमेट लाइक इंटरफेसिकुलर कैम्बियन एंड कोर कैम्बियन। एग्जाम्पल दे रखा है, फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमेटस सेल डी डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, फॉर्म करते हैं आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियन और कोर कैम्बियन। डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, और डी डिफ्रेंशिएटेड सेल हैं जो कि दोबारा उनके ऊपर डिवाइड होने की प्रॉपर्टी आ जाती है। डी डिफ्रेंशिएटेड सेल टिश्यू डिवाइडेड टू फॉर्म दैट अगेन डी डिफ्रेंशिएट, उनके ऊपर पहले प्रॉपर्टी गई उनकी, उससे का डी डिफ्रेंशिएशन, फिर दोबारा आई प्रॉपर्टी उनकी, उससे का डी डिफ्रेंशिएशन, अब दोबारा जाएगी उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड करने की, उसका नाम है री डिफ्रेंशिएशन। That again de-differentiated to perform some specific function and lose the capacity of division, known as de-differentiation। अब इस बार ये लॉस कर देंगे de-differentiation में कैपेसिटी टू डिवाइड, और दोबारा से डिफ्रेंशिएट होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को प्रमोट करेंगे। ग्रोथ इन प्लांट ओपन होती है, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, कहीं कहीं इनडिटर्मिनेट होती है, कहीं कहीं डिटर्मिनेट होती है, और ओपन तो होती है। Location of cell within plant is important for determination of the final structure of at maturity of cell। ठीक है। डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट ओपन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है इन प्लांट में ओपन होता है, बिकॉज सेल डेवलप फ्रॉम सेम मेरिस्टेमेटिक हैव डिफ्रेंशिएट ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड मैच्योरिटी। सेल सारे के सारे सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनते हैं, और हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, पर सबके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है मैच्योरिटी पे। एग्जाम्पल सेल डेट आर लोकेटेड अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो सेल जो कि अवे रहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम से, वो डिफ्रेंशिएट होकर रूट कैप बना लेते हैं और डिफ्रेंशिएट होकर एपिडर्मिस बना लेते हैं। सेल डूज प्लेस पेरिफेरल। डेवलपमेंट, जर्मिनेशन ऑफ सीड और सेंसेशन, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। जर्मिनेशन ऑफ सीड को कहते हैं डेवलपमेंट, और सेंसेशन को देते हैं डेवलपमेंट।
प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट इन वेरियस फेज ऑफ लाइफ। प्लास्टिसिटी एक एबिलिटी होती है प्लांट की, उसमें वो फॉर्म करता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में। इस प्रॉपर्टी का नाम, एबिलिटी का नाम है प्लास्टिसिटी। एबिलिटी होती है प्लांट की टू फॉर्म अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है प्लांट की जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और वेरियस फेज ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल दे रखे हैं हेट्रोफिली। हेट्रोफिली नाम है स्ट्रक्चर का, जो कॉटन में पाई जाती है, आपकी कोरिएंडर में पाई जाती है और लक्सपुर में पाई जाती है। लीफ और जुगनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दूस इन मैच्योर प्लांट। ये लीव्स होती हैं जुगनाइल प्लांट की जो कि डिफरेंट होती हैं इन शेप में इन कंपेयर फ्रॉम दूस इन मैच्योर प्लांट। बटरकप एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। बटरकप लीफ प्रोड्यूस होती हैं एयर में एंड वाटर में, हैव डिफरेंट शेप होती है। बटरकप में जो कि लीव्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वो वाटर में अलग शेप की होती हैं और एयर में अलग शेप की होती हैं। हेट्रोफिल्स हो गई ड्यू टू द एनवायरमेंटल डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक फैक्टर के कंट्रोल में होता है। इंट्रांसिक फैक्टर कौन से होकर इंक्लूड करते हैं? इंटरसेलुलर जेनेटिक फैक्टर और इंटरकेमिकल फैक्टर सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। एक्सट्रांसिक फैक्टर में आते हैं लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं PGR। ये स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। PGR होते हैं स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के साथ। सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। PGR होते हैं आपके 5 तरह के। PGR होते हैं ये आपके 5 तरह के होते हैं PGR। एक होता है इंडोल कंपाउंड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एक होता है गैसेस, इथाइलिन आती है उसमें और इथिलीन आती है। टर्पन्स, एक होता है टर्पन, उसमें आता है जिबर्लिक एसिड और GA3। एक होते हैं डेरिवेटिव ऑफ कैराटिनॉइड, उसमें आता है एब्सिसिक एसिड। एक होते हैं एडेनाइन डेरिवेटिव N6 फुराइल अमीनो प्यूरिन काइटिन। ये 5 तरह के होते हैं आपके। इंडोल कंपाउंड, ग्रासेस, टर्पन्स, डेरिवेटिव ऑफ कैराटिनॉइड एंड एडेनाइन डेरिवेटिव। रोल होता है PGR का, वो इंट्रांसिक रोल होता है PGR का। रोल होता है PGR का, वो इंट्रांसिक रोल होता है। जेनोमिक कंट्रोल, एंट्रास्टिक कंट्रोल PGR प्ले करते हैं आपका इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जेनोमिक कंट्रोल हो गया, जीन का कंट्रोल हो गया, एक्सट्रांसिक फैक्टर हो गया और PGR हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। रोल ऑफ PGR क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है, सिनर्जिस्टिक होता है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है, सिनर्जिस्टिक होता है। सिनर्जिस्टिक होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऑल 5 मेजर ग्रुप ऑफ PGR वर एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। ये सारे के सारे 5 PGR हैं, ग्रुप्स हैं PGR के 5, ये सारे के सारे एक्सीडेंटली ही डिस्कवर हुए हैं। टाइप्स ऑफ PGR 2 टाइप के होते हैं यहाँ पे। ये होते हैं प्रमोटर्स, एक होते हैं इनहिबिटर्स। PGR हैं ये 2 टाइप्स के हैं, एक है प्रमोटर, एक है इनहिबिटर। प्रमोटर के अंदर आते हैं आपका ऑक्सीजन। प्रमोटर का मतलब क्या? मतलब वो एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं।
इनहिबिटर का मतलब वो एक्टिविटी को रोकते हैं। प्रमोटर में आ गया आपके ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। इनहिबिटर में आ गया आपके एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, गैसियस पीजीआर। प्रमोटर में हो गया आपका सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, टॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल डोरमेंसी एंड एब्सिशन। एब्सिशन हो गया, डोरमेंसी हो गई, ये आपके आते हैं इनहिबिटर में। द रोल इन रेस्पॉन्स टू वॉन्ड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। अब हम पहला पीजीआर के बारे में बात करने वाले हैं। ऑक्सिन नाम है इसका, ऑक्सिन नाम है। पहले पीजीआर के बारे में बात करने वाले हैं हम। ऑक्सिन, चार्ल्स डार्विन एंड हीज फ्रैंकिन डार्विन। चार्ल्स डार्विन और उसका बेटा है फ्रैंकिन डार्विन। चार्ल्स डार्विन एंड उसका बेटा है फ्रैंकिन डार्विन। इन्होंने ऑब्जर्व करा था कॉलिप्टाइल और कोरोनरी ग्रासेस। ये कोरोनरी ग्रासेस की कॉलिप्टाइल है, सूरज की रोशनी की तरफ ही मुड़ रही थी। ऑक्सिन के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ल्स डार्विन और उसका लड़का फ्रैंकिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और उसका लड़का फ्रैंकिस डार्विन ऑब्जर्व करते हैं कॉलिप्टाइल और कोरोनरी ग्रासेस। कॉलिप्टाइल होती है, ऐसी कोरोनरी ग्रासेस है, ये इसकी कॉलिप्टाइल है, ये सूरज की रोशनी की तरफ जा रही थी। इन्होंने देखा ये ग्रो कर रही है टूवर्ड द सोर्स लाइट। क्या दिखाया? फोटो प्रिज्म दिखाया, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। ये ग्रो कर रही है टूवर्ड द लाइट सोर्स की तरफ। कॉलिप्टाइल थी, वो ग्रो कर रही थी लाइट सोर्स की तरफ, वो दिखाई थी फोटो प्रिज्म। यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, ये क्या है? यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन हो रहा था ये। Polyptile was a site of transmitted influence that caused bending of entire polyptile. Polyptile साइट है of transmitted influence that cause कर रही है bending of entire polyptile. ऑक्सिन फर्स्ट आइसोलेट करा गया था इंसान के यूरिन से। ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ऑक्सिन है वो सबसे पहले आइसोलेट करा गया था ह्यूमन यूरिन से। बाय F.W. Wendt, isolation of auxin from the tip of polyptile of Ortsinding। ये कह रहे हैं F.W. Wendt ने पहली बार आइसोलेट करा था ऑक्सिन फ्रॉम टिप ऑफ पोलिप्टाइल Ortsinding। ठीक है, और ऑक्सीजन पहली बार खोजा गया था, आइसोलेट कहाँ से कराया था? ह्यूमन यूरिन से कराया गया था। और F.W. Wendt ने पहली बार ऑक्सीजन को निकाला था कॉलिप्टाइल से, टिप ऑफ कॉलिप्टाइल से ऑफ Ortsinding। द टर्म ऑक्सीजन अप्लाइड टू, ऑक्सीजन टर्म कहते किसे हैं? ऑक्सीजन में कौन कौन आते हैं? ऑक्सीजन में आते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन में आते हैं आपके इंडोल 3 एसिटिक एसिड आता है ऑक्सीजन में आपका। इंडोल 3 एसिटिक एसिड आपका ऑक्सीजन है। और अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड दैट हैव सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटरी प्रॉपर्टी। और कुछ और भी नेचुरल हो गए, सिंथेसिस हो गए, कंपाउंड भी आते हैं आपके ऑक्सीजन में जो कि आपका सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटर प्रॉपर्टीज़ को करते हैं। सिंथेसिस अब पढ़ेंगे हम, सिंथेसिस कैसे होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है बाय ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है बाय ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। फ्रॉम हेयर ऑक्सीजन माइग्रेट कर जाता है टू अदर साइड ऑफ एक्शन। ऑक्सीजन बनता कहाँ पे? ऑक्सीजन बनता है आपका ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ग्रोइंग एपेक्स बनता है स्टेम की और रूट्स की, और ऑक्सीजन वहाँ से माइग्रेट करके चला जाता है साइट ऑफ एक्शन पे। ऑक्सीजन दो तरीके का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आ गए आपके, नेचुरल कौन से हो गए? आइसोलेट करे जा रहे हैं प्लांट से, ठीक है, उन्हें नेचुरल कह दिया। जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये आपके हो गए नेचुरल। नेचुरल ऑक्सीजन में कौन कौन से आ गए? आइसोलेट हो रहे हैं प्लांट से, जैसे कि
इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और आर्टिफिशियल में आ गया आपका नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। और एक पहला कौन सा हो गया, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, और दूसरा हो गया 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे ऑक्सीजन की एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं, ऑक्सीजन की एप्लीकेशन के बारे में। ऑक्सीजन होता है वो इनिशिएट करता है रूटिंग इन स्टेम कटिंग यूज फॉर प्लांट प्रोपेगेशन। ऑक्सीजन होता है वो इनिशिएट करता है रूट की इनिशिएशन करता है इन स्टेम कटिंग में, फॉर वो किसके लिए यूज़ होती है, प्लांट के प्रोपेगेशन के लिए यूज़ होती है। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन प्रमोट करता है फ्लावरिंग, जैसे कि पाइनएप्पल में ऑक्सीजन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। ऑक्सीजन पाइनएप्पल में प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। किसको प्रमोट करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है पाइनएप्पल में। ऑक्सीजन प्रिवेंट करता है, रोकता है प्रीमेच्योर फॉल ऑफ फ्रूट एंड लीव्स। ऑक्सीजन रोकता है प्रीमेच्योर फॉल ऑफ फ्रूट एंड लीव्स। ऑक्सीजन रोकता है प्रीमेच्योर फॉल ऑफ फ्रूट एंड लीफ को। ऑक्सीजन होता है रोकता है प्रीमेच्योर फॉल ऑफ फ्रूट एंड लीफ को। ठीक है, ऑक्सीजन किसे रोकता है, ऑक्सीजन रोकता है प्रीमेच्योर फॉल ऑफ फ्रूट्स एंड लीफ को। ऑक्सीजन प्रमोट करता है एक्सटेंशन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। एक्सटेंशन मतलब वो उनका गिरना पेड़ से। ऑक्सीजन प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर एपिकल डोमिनेंस इन हायर प्लांट। ऑक्सीजन की वजह से एपिकल डोमिनेंस होती है हायर प्लांट में। ऑक्सीजन की वजह से क्या होती है, एपिकल डोमिनेंस होती है हायर प्लांट के अंदर। इन विच जिसमें कि ग्रोइन एपिकल बड होती है, इनहिबिट हो जाती है ग्रोइन द लेटरल एक्सिलरी बड। इन विच द ग्रोइन एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्सिलरी बड। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है एपिकल बड होती है वो ग्रोथ रोक देती है लेटरल की, जैसे कि एक्सिलरी बड। इंड्यूस करता है ऑक्सीजन पार्थिनोकार्पी टमाटोज में। ऑक्सीजन होता है वो इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी जैसे कि टमाटो में। एक बार दोबारा पढ़ लो ये लाइन, ये पेज पूरा। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इनिशिएट करता है रूटिंग इन स्टेम कटिंग फॉर प्लांट प्रोपेगेशन में। ऑक्सीजन प्रमोट करता है फ्लावरिंग पाइनएप्पल में। ऑक्सीजन प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर फॉल ऑफ फ्रूट एंड लीफ। ऑक्सीजन प्रमोट करता है एक्सटेंशन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट्स। ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर एपिकल डोमिनेंस इन हायर प्लांट इन विच द ग्रोइन एपिकल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। ऑक्सीजन इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी दैट इज टमाटोज। ऑक्सीजन इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी को जैसे कि टमाटोज में। इन मैनी प्लांट बहुत सारे प्लांट के अंदर रिमूवल ऑफ सूट टिप डीकैपिटेशन। रिमूवल ऑफ सूट टिप को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ सूट टिप को कहते हैं डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ सूट टिप को। इन मैनी प्लांट बहुत सारे प्लांट में क्या होता है, रिमूवल होता है सूट टिप का, डीकैपिटेशन, उसकी वजह से रिजल्ट होता है ग्रोथ होता है लेटरल बड का। तब आपकी एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, एपिकल बड बढ़ रही थी, अब आपने क्या करा एपिकल को ही काट दिया, तब फिर लेटरल बड बढ़ेगी। दिस एप्लीकेशन इज वाइडली यूज इन टी प्लांटेशन। ये एप्लीकेशन होती है, आपने अभी ऊपर पढ़ी, रिमूवल करना, डीकैपिटेशन करना, ये करना, ये आपकी टी प्लांटेशन में बहुत काम आती है। टी प्लांटेशन में क्या होता है, मतलब आप एपिकल बड को काट देते हैं, उसके बाद आपकी लेटरल बड की ग्रोथ बढ़ने लग जाती है जल्दी जल्दी। एपिकल बड को काट दो, आप कट कर दो, उसके बाद लेटरल बड की ग्रोथ जल्दी जल्दी बढ़ेगी। ये टी प्लांटेशन में यूज़ होता है आपका।
ऑक्सिन एक्सटेंसिव यूज़ होते हैं हर्बिसाइड्स में। ऑक्सिन किसके लिए यूज़ होते हैं? एक्सटेंसिवली हर्बिसाइड में यूज़ होते हैं। ऑक्सिन होते हैं हर्बिसाइड, एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है? हर्बिसाइड वो केमिकल होते हैं जो कि प्लांट को मारने के काम आते हैं। मान लीजिए कोई अनवांटेड प्लांट है, उसे आपको ख़त्म कराना है, तो आप वहाँ पे हर्बिसाइड डालेंगे, हर्बिसाइड। तो ऑक्सिन किसके लिए यूज़ होता है? आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, किसी क्रॉप को, किसी चीज़ को, किसी प्लांट को डिस्ट्रॉय करने में भी काम आता है। हर्बिसाइड के फॉर्म में भी ऑक्सिन को बहुत यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं हर्बिसाइड के। 2,4-D किल्स करता है डाइकोट वीट को विदाउट अफेक्टिंग मोनोकोट वीट। 2,4-D आपका ख़त्म कर देता है डाइकोट वीट को, और मोनोकोट वीट को कोई असर भी नहीं पड़ता, विदाउट अफेक्टिंग मोनोकोट वीट। यूज फॉर गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। ये आपका यूज़ करता है 2,4-D। ये 2,4-D है केमिकल, इसे आपका यूज़ करता है गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन। गार्डन है उसे आप वीड फ्री बना दें, ये आपका गार्डनर यूज़ करता है 2,4-D। ऑक्सिन कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिफरेंशिएशन को। ऑक्सिन होता है वो कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिफरेंशिएशन को। ऑक्सिन होता है वो आपका कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। ऑक्सिन कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन को और सेल डिवीजन को। जाइलम की डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है ऑक्सिन, और सेल डिवीजन को कंट्रोल में करता है ऑक्सिन। अब हम दूसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ेंगे, जिबलीन। जिबलीन, इसे जिबलीन कहते हैं, जिबलीन। बिकानी फुलिस सीडलिंग डिसीज। बिकानिन डिसीज़ है एक, वो जो कि फंगल डिसीज़ है ऑफ राइस ऑफ सीडलिंग कॉज बाय जिबेला फ्यूगी कुराई। बिकानी फुलिस डिसीज़, बिकानिन फुलिंग सीडलिंग डिसीज़, क्या नाम है? बिकानिन फुलिस सीडलिंग डिसीज़, ये नाम है इसका। इसका मतलब है कि बिकानिन फुलिस सीडलिंग डिसीज़ ये फंगल डिसीज़ है राइस सीडलिंग की। ये कॉज होती है बाय जिबेला फ्यूजी कुराई। कौन कॉज करता है इसे? जिबेला फ्यूजी कुराई। जिबेला फ्यूजी कुरोई। क्रोसोविया रिपोर्टेड, क्रोसोविया साइंटिस्ट का नाम है, उसने रिपोर्ट करा दैट व्हेन अनइन्फेक्टेड राइट सीडलिंग वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस। जब हम अनइन्फेक्टेड राइट सीडलिंग को ट्रीट करते हैं स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस, सिम्टम आ जाते हैं बिकेन डिसीज अपीयर। आइडेंटिफाइड एज, सम आइडेंटिफाई करा एज जिबलिक एसिड। मोर देन 100 जिबलिन हैव बीन आइडेंटिफाइड। मोर देन 100 से भी ज़्यादा जिबलिन आइडेंटिफाई हो चुके हैं आज तक। मोस्टली ज़्यादातर निकले हैं फंगाई से निकले और हाई प्लांट से मिले हैं। ज़्यादातर जिबलिन निकले हैं आपके फंगाई से निकले हैं और हाई प्लांट से निकले हैं, और 100 से भी ज़्यादा आज तक हमें मिल चुके हैं ये। ऑल जिबलिक एसिड आर एसिडिक। सारे के सारे जिबलिक एसिड होते हैं ये आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, और इन्हें डिनोट करते हैं आप GA से, GA2 से और GA3 से। इन्हें ऐसे डिनोट करा जाता है इन्हें। GA3 फर्स्ट जिबलिन टू बी डिस्कवर्ड। पहला जिबलिन जो कि डिस्कवर्ड हुआ था उसका नाम है GA3। फर्स्ट जिबलिन जो कि डिस्कवर्ड हुआ था उसका नाम है GA3। ये पहला जिबलिन एसिड है जो डिस्कवर्ड हुआ था, GA3। एप्लीकेशन क्या है जिबलिक एसिड की? जिबलिक एसिड इंक्रीज करता है द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। ग्रेप स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज करता है जिबलिक एसिड। जिबलिक एसिड होता है ये लेंथ को इंक्रीज करता है।
जिबर्लिक एसिड इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। जिबर्लिक एसिड इलोंगेट करता है, इम्प्रूव करता है शेप ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल। जिबर्लिक एसिड इलोंगेट करता है और इम्प्रूव करता है शेप ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल। जिबर्लिक एसिड इंक्रीज करता है द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। ये तो ये वाला पॉइंट हो गया। जिबर्लिक एसिड क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, और जिबर्लिक एसिड इलोंगेट करता है, इम्प्रूव करता है शेप ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल की। जिबर्लिक एसिड डिले करते हैं सेंसेशन को। सेंसेशन मतलब लीफ का भुड्डा होना ही डिले करते हैं जिबर्लिक एसिड। फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर, और तब फ्रूट भी भुड्डे नहीं होते जल्दी, पकते नहीं हैं जल्दी, और सेंसेशन नहीं हो रहा है तो फ्रूट होंगे वो ज़्यादा देर तक पेड़ पे रखे रहेंगे, लटके रहेंगे। फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर टू एक्सटेंड मार्केट पीरियड। ठीक है, वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं मार्केट पीरियड तक। माल्टिंग प्रोसेस होता है, ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कैन बी सीड अप बाय जिबर्लिक एसिड। ठीक है, ये माल्टिंग प्रोसेस होता है, आपका कहाँ यूज़ होता है, ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कैन बी सीड अप कर सकते हैं बाय जिबर्लिक एसिड से। इफ़ वी स्प्रे जिबर्लिक एसिड, अब मान लो आपने स्प्रे कर दिया जिबर्लिक एसिड ऑन शुगर केन क्रॉप, आपने शुगर केन गन्ने की फसल पे आपने जिबर्लिक एसिड को स्प्रे कर दिया, और लेंथ होगी गन्ने की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज इन स्टेम भी बढ़ जाएगा, उसकी वजह से रील्ड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। गन्ना बड़ा हो गया तो गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो गन्ने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गन्ने की यील्ड ज़्यादा हो गई, उससे क्या होगा, आपका 20 टन पर एकड़ बढ़ता है, 20 टन पर एकड़ की आती है निकल के। एप्लीकेशन ऑफ जिबर्लिक एसिड इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। एप्लीकेशन क्या है जिबर्लिक एसिड की, इंक्रीज करता है द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, इलोंगेट करता है, इंप्रूव करता है शेप ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल। जिबर्लिक एसिड डिले कर देते हैं सेंसेशन, उसकी वजह फ्रूट होते हैं, कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री टू बी एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। माल्टिंग प्रोसेस करता है इन ब्रीवे इंडस्ट्री, कैन बी सीड अप बाय जिबर्लिक एसिड। इफ़ वी स्प्रे, अगर आप स्प्रे कर देंगे जिबर्लिक एसिड ऑन शुगर केन क्रॉप के ऊपर, तो लेंथ होगी स्टेम की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन स्टेम, कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्टोर होते हैं स्टेम के अंदर, जो उनकी यील्ड होगी वो भी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ती है, 20 टन पर एकड़, इतनी बढ़ती है। Haston maturity period in juvenile confer resulting in early seed production। ये कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड इन जुवेनाइल कन्फर करता है रिजल्टिंग इन अर्ली सीड प्रोडक्शन को। ठीक है, और आपका ये होता है जिबर्लिक एसिड इंड्यूस कर देता है बोल्टिंग को, ये बोल्टिंग को इंड्यूस करता है, बोल्टिंग इफेक्ट को भी ये क्या करता है, इंड्यूस करता है, बोल्टिंग इफेक्ट को ये इंड्यूस करता है। जैसे कि रोस्केट हैबिटेट, इंटरनोड इलोंगेशन, वाइन हैबिटेट। ठीक है, इंड्यूस करता है बोल्टिंग इफेक्ट को। जिबर्लिक एसिड इंड्यूस करता है आपका बोल्टिंग इफेक्ट को, रोस्टेट हैबिटेट, इंटरनोड इलोंगेशन, वाइन हैबिटेट। जिबर्लिक एसिड अप्लाइड टू बीट, cabbage in many other plant with the roasted habitat just prior to flower। हमें फ्लावर लाने के लिए हमें किस पे जिबर्लिक एसिड डालते हैं, बीट पे डालते हैं, कैबेज पे डालते हैं और अदर प्लांट पे डालते हैं विद द रोस्टेड हैबिटेट जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। अब हम अपना बढ़ रहे हैं अगला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, साइटोकाइनिन। स्कूग और उसके कोवर्कर्स थे, उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि कैलस है, उन्होंने ऑब्जर्व करा कैलस को। कैलस क्या होता है, मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट। कैलस निकाला इन्होंने फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट से, वो टोबैको स्टेम वो पॉलीफ्रेट कर रहा था
only if nutrition medium was supplemented with one of the following additional oxygen। उन्होंने देखा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट निकल रहे हैं वस्कुलर टिश्यू के, ईस्ट के एक्सट्रैक्ट निकल रहे हैं, कोकोनट मिल्क और डीएनए। स्कूक एंड मिल्लर स्कूल और मिल्लर थे, उन्होंने आइडेंटिफाई करा एंड क्रिस्टलाइज साइटोकाइनेसिस, इन्होंने आइडेंटिफाई करा क्रिस्टलाइज साइटोकाइनेसिस जो कि प्रमोट कर रहा था, प्रमोटिंग द एक्टिव सब्सटेंस एंड गिव टर्म टू काइनेटिन। उन्होंने कहा वो प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस है, उन्होंने उसे टर्म दी काइनेटिन। काइनेटिन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइल। काइनेटिन क्या है? काइनेटिन एक मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनाइल की। काइनेटिन एक मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनाइन की, उसका नाम प्यूरिन है। एडेनाइन कौन होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं। काइनेटिन है एक मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनाइन की। काइनेटिन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड स्पर्म ऑफ डीएनए हेरिंग फिश। काइनेटिन कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है ऑटोक्लेव स्पर्म ऑफ डीएनए, ऑटोक्लेव स्पर्म डीएनए ऑफ हेरिंग फिश। हेरिंग फिश के ऑटोक्लेव स्पर्म डीएनए में मिलता है हमें काइनेटिन। काइनेटिन नॉट फाउंड नेचुरली इन प्लांट। काइनेटिन होता है ये नेचुरली प्लांट में नहीं मिलता। काइनेटिन होता है ये आपको नेचुरली प्लांट में नहीं मिलता। बट वेरियस नेचुरल सब्सटेंस आर फाउंड इन प्लांट दैट विद साइटोकाइनेसिस लाइक एक्टिविटीज। बट कुछ सब्सटेंस होते हैं, वेरियस सब्सटेंस होते हैं प्लांट के अंदर जो कि बिहेव करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं किसकी जैसी? साइटोकाइनिन की जैसी। जैसे कि G18 हो गया। G18 हो गया, किस में होता है G18? इन कॉर्न कन्नेस में पाया जाता है आपका G18 किस में होता है? कॉर्न कन्नेस में होता है G18। कोकोनट मिल्क, और कोकोनट मिल्क हो गया, ये आपका किसकी तरह बिहेव करता है? कोकोनट मिल्क हो गया, ये बिहेव करता है आपका साइटोकाइनेसिस की तरह बिहेव करता है, साइटोकाइनिन की तरह बिहेव करता है। G18 हो गया, ये भी आपका बिहेव करता है साइटोकाइनिन की तरह बिहेव करता है। सम सिंथेटिक साइटोकाइनिन एग्जिस्ट, और कुछ सम सिंथेटिक साइटोकाइनिन हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। सिंथेसिस नेचुरल साइटोकाइनिन आर फाउंड इन रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, और नेचुरल साइटोकाइनिन होते हैं ये मिलते हैं आपको कौन से रीजन में? जहाँ पे आपकी रैपिड सेल डिवीजन हो रही होती है, उस रीजन में आपको नेचुरल साइटोकाइनिन मिलेंगे। नेचुरल साइटोकाइनिन कहाँ मिलेंगे आपको? जिस रीजन में नेचुरल सेल डिवीजन हो रही हो। जैसे कि एपिकल नेचुरल साइटोकाइनिन आपको कहाँ मिलेंगे? जिस रीजन में रैपिड सेल डिवीजन हो रही हो, बहुत तेज सेल डिवीजन हो रही हो। जैसे कि रूट एपेक्स, डेवलपिंग शूट बड, यंग फ्रूट्स, 3 जगह हैं ऐसी। रूट एपिक्स हो गया, डेवलपिंग शूट्स बड और यंग फ्रूट्स हो गया। एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। साइटोकाइनेसिस पर साइटोकाइनिन, हम साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं, इसका मेरा मुंह से निकल रहा है, साइटोकाइनिन नाम है इसका। क्या नाम है? साइटोकाइनिन नाम है इसका, साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीव्स एंड ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट इन लीव। साइटोकाइनिन प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीव्स, ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। ठीक है, साइटोकाइनिन होता है ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीव्स का और क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स का। साइटोकाइनिन प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल सूट, ठीक है ना, लेटरल सूट होती है उसका प्रमोट करता है उसकी ग्रोथ को, और ग्रोथ ठीक है प्रमोट करता है एडवांटेजियस सूट फॉर्मेशन।
ठीक है। साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन ये आपको प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल शूट एंड एडवेंटिजियस शूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन होता है, प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल शूट एंड एडवेंटिजियस शूट फॉर्मेशन को। साइटोकाइनिन होता है, हेल्प करता है प्लांट की टू ओवरकम ओवर एपिकल डोमेंसी। ऑक्सिन का प्लांट को एपिकल डोमेंसी में ला रहा था, पर साइटोकाइनिन होता है ये प्लांट को मदद करता है बाहर निकलने में फ्रॉम एपिकल डोमेंसी। ठीक है, साइटोकाइनिन हेल्प प्लांट टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन होता है ये डिले करता है, डिले लीव सेंसेशन बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ये आपका साइटोकाइनिन होता है, ये डिले करता है सेंसेशन बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट्स होते हैं मोबिलाइज होते हैं, निकल कर बाहर निकलते रहते हैं, इसकी वजह से साइटोकाइनिन की वजह से। तो साइटोकाइनिन हो गया, वो लीव डिले करता है लीव में सेंसेशन बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। एक बार दोबारा देख लीजिए। साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीफ एंड ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट इन लीफ। साइटोकाइनिन प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल शूट एंड एडवेंटिजियस शूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन हेल्प प्लांट टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन डिले लीफ सेंसेशन बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। एब्सिसिक एसिड during the mid 1960s purification of and chemical characteristic of 3 different type of inhibitor were reported by independent research। ये कह रहे हैं 1960 के अंदर प्योरिफिकेशन और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की 3 डिफरेंट इनहिबिटर की रिपोर्ट करी गई थी इंडिपेंडेंट रिसर्च से। उसमें थे आपके इनहिबिटर थे वो 3, उनका नाम था इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकेंड और डोरमीन। क्या नाम था? एक का डोरमीन नाम था, डोरमीन। एक का नाम था इनहिबिशन सेकेंड और एक का नाम था इनहिबिटर बी। ये नाम थे इनहिबिटर बी, एक्सिशन सेकेंड, डोरमीन। एक का नाम है इनहिबिटर बी, एक का नाम है एक्सिशन सेकेंड, एक का नाम है डोरमीन। एक का नाम है आपका इनहिबिटर बी, एक का नाम है एक्सिशन सेकेंड और एक का नाम है डोरमीन। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट ऑल 3 वर केमिकली आइडेंटिकल। ये तीनों के तीनों थे वो केमिकली आइडेंटिकल थे, बाद में पता चला। और इन तीनों को टर्म कर दिया गया, एक ही नाम दे दिया गया तीनों को, एब्सिसिक एसिड नाम दे दिया गया इन तीनों को, एब्सिसिक एसिड बोल दिया गया। एब्सिसिक एसिड कंसीडर एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये कह रहे हैं एब्सिसिक एसिड को हम कंसीडर करते हैं जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। एब्सिसिक एसिड को हम क्या मानते हैं? जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। क्या मानते हैं? जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर मानते हैं ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म का। एब्सिसिक एसिड एक्ट एज अ एंटागोनिस्ट टू जिबर्लिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड होता है एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिशन में होता है, जिबर्लिक एसिड मतलब जिबर्लिक एसिड के अगेंस्ट में होता है आपका एब्सिसिक एसिड। एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड की एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं? एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड की एप्लीकेशन होती है, इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, ये रोकता है सीड जर्मिनेशन को। एब्सिसिक एसिड होता है ये रोकता है सीड जर्मिनेशन को, एब्सिसिक एसिड रोकता है। मीडिएट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ये एब्सिसिक एसिड होता है, मीडिएट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को। एब्सिसिक एसिड को ये हम इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं।
एब्सिसिक एसिड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, बिकॉज ये इंक्रीज करता है टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू विगरस टाइप ऑफ स्ट्रेस, टू वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस। इसी वजह से हम इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड की एप्लीकेशन क्या होती है? एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, एब्सिसिक एसिड मेडिएट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को, एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं, नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, बिकॉज ये इंक्रीज करता है टॉलरेंस लेवल ऑफ प्लांट टू वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस। एब्सिसिक एसिड प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट में, एब्सिसिक एसिड प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी में। एब्सिसिक एसिड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एब्सिसिक एसिड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीड डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में, डोरमेंसी में। एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है सीड टू विदस्टैंड विद अनफेवरेबल कंडीशन लाइक डिसीशिएशन बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी। एब्सिसिक एसिड होता है वो मदद करता है सीड की टू स्टैंड विद अनफेवरेबल कंडीशन लाइक डेसीशिएशन बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी। एक बार दोबारा देख लीजिएगा इसे, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड, ये इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, मेडिएट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को। एब्सिसिक एसिड नोन एज स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज ये इंक्रीज करता है टॉलरेंस लेवल ऑफ प्लांट टू वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस। एब्सिसिक एसिड होता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीड डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में, डोरमेंसी में। एब्सिसिक एसिड helps seed to withstand unfavorable conditions like dissociation by inducing dormancy. इथाइलिन पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे। कजन्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने रिपोर्ट करा था, रिपोर्टेड दैट द volatile substance is released from ripened orange that hasten ripen of storage unripened bananas। इन्होंने देखा था कि एक क्या निकल रहा है, एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, रिलीज हो रहा है राइपन ऑरेंज से, जो कि हेस्टन राइपन ऑफ स्टोरेज अनराइपन बनानास। इट वॉज लेटर आइडेंटिफाई, ये बाद में पता चला कि वो क्या था, वो इथाइलिन था। वो इथाइलिन बिहेव करता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह। इथाइलिन कैन ऑल्सो बिहेव एज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी बिहेव करता है इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट एज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इथाइलिन मेनली इट एज अ इनिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज़। इथाइलिन है पर वो मेनली किसकी तरह काम करता है, इनिबिटर की तरह काम करता है और ग्रोथ एक्टिविटीज़ में। इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर, इथाइलिन क्या है, सिंपल गैसियस पीजीआर है इथाइलिन, पर मेनली इथाइलिन किसकी तरह काम करता है, इनिबिटर की तरह काम करता है, पर इथाइलिन काम भी कर सकता है प्रमोटर की तरह। सिंथेसिस कैसे होती है इसकी, द राइपन फ्रूट टिश्यू अंडरगो सेंसेशन एंड द सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन इन लार्ज अमाउंट। राइपन फ्रूट होते हैं और टिश्यू होते हैं, तो वो सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन इन लार्ज अमाउंट। एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम इथाइलिन की। इन डाइकॉट सीडलिंग में इथाइलिन प्रमोट करता है, डाइकॉट सीडलिंग में इथाइलिन प्रमोट करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एसिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन और सेंसेनेंस एंड एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर मेनली। इथाइलिन क्या प्रमोट करता है, डाइकॉट वीड्स में, डाइकॉट सीडलिंग में क्या प्रमोट करता है इथाइलिन, सेंसेनेंस, एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर मेनली। इथाइलिन हो गया प्रमोट करता है सेंसेनेंस, एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर मेनली।
इथाइलिन हो गया, वो प्रमोट करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एसिड, एपिकल हुड फॉर्मेशन। इथाइलिन हो गया, एक्सटेंडली यूज़ होता है फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को पकाने के लिए इथाइलिन का यूज़ होता है एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इथाइलिन का फ्रूट को पकाने के प्रोसेस में। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक ripening of food, ethylene enhance the respiratory rate, which is termed as respiratory climatic। वो होता है इथाइलिन, फ्रूट की जब राइपिंग होती है इथाइलिन आते इन्हांस कर देता है रेस्पिरेटरी रेट को। रेस्पिरेटरी रेट से इन्हांस होने से फ्रूट जल्दी राइपन हो जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं। इस प्रोसेस को इसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं। क्या रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या है? इथाइलिन ने क्या बढ़ा दिया? इथाइलिन ने रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दिया है पके हुए वो फ्रूट के अंदर, वो उस वजह से फ्रूट जल्दी पक रहा है। इथाइलिन ब्रिक सीड में काम आता है। इथाइलिन कहाँ जाता है? ब्रिक सीड में काम आता है, बड डोमेंसी में काम आता है। बड डोमेंसी में काम आता है इथाइलिन, और ब्रिक सीड्स में काम आता है। ब्रिक सीड्स इन डीप वाटर राइस प्लांट में इथाइलिन होता है। कहाँ पे बात चल रही है? डीप वाटर राइस प्लांट की बात चल रही है। इथाइलिन होता है, प्रमोट करता है रैपिड इलोंगेशन। इन डीप वाटर राइस प्लांट में इथाइलिन होता है, प्रमोट करता है रैपिड इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड एंड पेट्रियोल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डीप वाटर राइस प्लांट में इथाइलिन होता है, वो प्रमोट करता है रैपिड इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स एंड पेट्रियोल। डीप वाटर राइस प्लांट में इथाइलिन होता है, प्रमोट करता है रैपिड इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स एंड पेट्रियोल डीप वाटर राइस प्लांट में। ठीक है ना। और इथाइलिन हेल्प करता है लीफ। डीप वाटर राइस प्लांट की बात चल रही है, ध्यान रखना, डीप वाटर राइस प्लांट की बात चल रही है। इथाइलिन हेल्प करता है लीफ और अपर पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ शूट टू रिमेन अबव द वाटर, वो वाटर से अबव रहें। लीफ हो गई और अपर पार्ट ऑफ द प्लांट हो गया शूट का, वो अपर रहे, रिमेन अबव रहे वाटर से, इसमें मदद करता है इथाइलिन। इथाइलिन इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन पीनट सीड। पीनट सीड में इथाइलिन जर्मिनेशन करता है, इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन पीनट सीड। पीनट सीड के अंदर इथाइलिन जर्मिनेशन करता है। सिंक्रोनाइजिंग ऑफ फ्रूट सेट एंड इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। सिंक्रोनाइजिंग ऑफ फ्रूट सेट एंड इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में क्या करता है इथाइलिन? इथाइलिन की बात चल रही है यहाँ पे। इथाइलिन करता है सिंक्रोनाइजिंग ऑफ फ्रूट सेट, सिंक्रोनाइज करता है फ्रूट सेट, सारे फ्रूट सेट क्या हो रहे हैं? सिंक्रोनाइज रहे हैं। और इनिशिएट करता है फ्लावरिंग, इसमें पाइनएप्पल्स में। और प्रमोशन ऑफ स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, प्रमोट करता है स्प्राउटिंग को प्रमोट करता है किसके अंदर? पोटैटो ट्यूबर में। रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रमोटेड बाय इथाइलिन इन प्लांट। रूट की ग्रोथ होती है और रूट हेयर की फॉर्मेशन होती है, ये प्रमोटेड होती है बाय इथाइलिन इन प्लांट। इथाइलिन कराता है ना प्रमोट प्लांट के अंदर, जो इंक्रीज करती है देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, वो इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। रूट हो गया, इनकी ग्रोथ और फॉर्मेशन कराता है इथाइलिन प्लांट के अंदर, वो इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग का इंडक्शन कराता है इथाइलिन फ्लावरिंग कराता है, इंडक्शन कराता है फ्लावरिंग का मैंगो में। इथाइलिन होता है, इथाइलिन मैंगो में फ्लावरिंग का इंडक्शन कराता है। इथाइलिन हो गया, ये मैंगो के अंदर क्या कराता है? इंडक्शन कराता है फ्लावरिंग। इथाइलिन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इथाइलिन इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में।
मोस्ट वाइडली यूज PR इन एग्रीकल्चर। अब कोई पूछता है मोस्ट वाइडली यूज PR इन एग्रीकल्चर कौन सा है, इथाइलिन नाम आएगा वहाँ पे। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है एग्रीकल्चर में। इथाइलिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लांट ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इथीपन मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन। ये कंपाउंड है जो इथाइलिन का सोर्स है, ठीक है। इथीपन एक कंपाउंड है जो कि इथीपॉन बोल दो, इथीपॉन एक कंपाउंड है जो कि सोर्स है इथाइलिन का। इन एक्वा सॉल्यूशन इथीपन इज रेडिली एब्जॉर्ब। एक्वा सॉल्यूशन में इथीपन होता है वो रेडी एब्जॉर्ब होता है, इज रेडी एब्जॉर्ब। देयर आफ्टर इट ट्रांसपोर्ट विद इन अ प्लांट एंड रिलीज द इथाइलिन वेरी स्लोली। उसके बाद ये प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और फिर रिलीज कर देता है इथाइलिन स्लोली। हेस्टन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल। इथीपन क्या कराता है, हेस्टन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल। इथीपन क्या कराता है, एक्यूरेट एब्सिशन इन फ्लावरिंग एंड फ्रूट रिजल्टिंग इन थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। इथीपन क्या कराता है, इथीपन इथाइलिन का ही पार्ट है एक तरह से, इसका ध्यान रखें। एक्यूरेट एब्सिशन इन फ्लावरिंग एंड फ्रूट रिजल्टिंग इन थिनिंग ऑफ, फ्रूट क्या होगा, फ्रूट रिजल्ट होगा थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। इंक्रीज यील्ड इन कुकुम्बर में क्या बढ़ाता है, यील्ड बढ़ाता है। कुकुम्बर में यील्ड बढ़ाता है बाय प्रमोटिंग फीमेल फ्लावर को प्रमोट करके। कौन, इथीपन। रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। क्या रोल होता है लाइट का और टेम्परेचर का, लाइट का भी रोल होता है, टेम्परेचर का भी रोल होता है ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। जैसे कि लाइट और टेम्परेचर बोथ आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। दीज फैक्टर कंट्रोल करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वीवा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के जरिए। फोटोपीरियोडिज्म। सम प्लांट रिक्वायर्ड पीरियोडिक एक्सपोजर ऑफ लाइट। सम प्लांट्स होते हैं रिक्वायर्ड करते हैं पीरियोडिक एक्सपोजर ऑफ लाइट को। ऑब्जर्व सच प्लांट कैन एनालाइज ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ डे। Duration of the dark period is equal important like duration of day period। उतनी ही रात ज़रूरी है, उतना ही दिन ज़रूरी है प्लांट के लिए। प्लांट डिपेंड अपॉन रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर। प्लांट डिपेंड करते हैं रिलेटिवली ऑफ लाइट और डार्क एक्सपोजर। Photoperiodism is photoperiodism is a aspect of duration of day and night to induce industry। फोटोपीरियोडिज्म एक इफेक्ट है जो कि है ड्यूरेशन, इज द इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट टू इंड्यूस इंडस्ट्री। प्लांट देखिए, प्लांट दो तरह के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। प्लांट दो तरह के होते हैं, एक तो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं और एक शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट कैसे होते हैं, एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीड वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन। ये कह रहे हैं एक्सपोजर होता है लाइट का, वो एक्सीड कर जाता है वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, जो क्रिटिकल ड्यूरेशन बना रखी है उससे भी एक्सीड कर जाता है एक्सपोजर ऑफ लाइट। लॉन्ग फोटो पीरियड होता है, शॉर्ट डार्क पीरियड होता है इसमें। और यहाँ पे देख रहा है शॉर्ट डे प्लांट में एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर अ पीरियड इज लेस देन होता है क्रिटिकल ड्यूरेशन के। ये क्रिटिकल ड्यूरेशन ने बना रखी है, उसमें ये आपका एक्सपोजर ऑफ लाइट होता है वो कम होता है इन कंपेरिजन क्रिटिकल ड्यूरेशन। बिफोर फ्लावर इज इनिशिएट इन दैम, शॉर्ट फोटो
शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है, शॉर्ट फोटो पीरियड होता है, लॉन्ग डार्क पीरियड होता है। और तीसरे तरह का प्लांट आता है यहाँ पे निकल के न्यूट्रल डे प्लांट। न्यूट्रल डे प्लांट क्या होता है, नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर ऑफ लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावर रेस्पॉन्स। ये कह रहा कोई रिलेशन ही नहीं है न्यूट्रल डे प्लांट में कि लाइट का ड्यूरेशन होगा और फ्लावर कब निकलेंगे उसके रेस्पॉन्स में। न्यूट्रल डे प्लांट साइड फॉर परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड एंड डार्क ड्यूरेशन लीफ। ये कह रहे हैं साइड होती है परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड एंड डार्क ड्यूरेशन, कौन होती है, लीफ होती हैं। शूट एपेक्स मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू फ्लावरिंग एपेक्स फॉर फ्लावरिंग एपेक्स प्रायर टू फ्लावरिंग। ये कह रहे हैं शूट एपेक्स होते हैं और अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं फ्लावरिंग एपेक्स में टू प्रायर flowering. It has been hypothesized what when the plants are exposed to necessary inductive photoperiod, a hormonal substance is synthesized which migrate from leaf to shoot apex induce flowering. एक हाइपोथेसिस बना रखी है कि जब प्लांट नेसेसरी जितनी प्लांट को एक्सपोजर चाहिए उसे मिलता है, फोटो पीरियड मिलता है, तो प्लांट एक हार्मोन का बनाता है जो कि बनता है, ठीक है, वो माइग्रेट कर जाता है लीव्स से शूट एपेक्स में और फ्लावरिंग करा देता है। वर्नेलाइजेशन प्लांट इज ईदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंड अपॉन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग। ये कह रहे हैं वर्नेलाइजेशन पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात है वर्नेलाइजेशन। ये कह रहे हैं प्लांट ईदरली क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंड करता है ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। प्लांट को लो टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर फ्लावरिंग के लिए प्लांट को क्या चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है, लो टेम्परेचर। प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन। ये प्रिवेंट करता है प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन, जो कि अनेबल करता है प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। इसी वजह से प्लांट को सफिशिएंट टाइम मिलता है मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए। सम फूड प्लांट लाइक वीट, बार्ले, राई एटसेट्रा हैव टू काइंड ऑफ वैरायटीज, स्प्रिंग वैरायटी और ए विंटर वैरायटी। इनके पास दो काइंड ऑफ वैरायटी होती है, तो स्प्रिंग वैरायटी होती है और एक विंटर वैरायटी होती है। स्प्रिंग वैरायटी होती है प्लांट इन स्प्रिंग सीजन फ्लावर टू प्रोड्यूस एज अ स्मॉल सीडलिंग। फ्लावर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एज अ स्मॉल सीडलिंग, फ्लावर टू प्रोड्यूस एज अ स्मॉल सीडलिंग और रिज्यूम्ड ग्रोथ इन स्प्रिंग, और रिज्यूम करते हैं अपनी ग्रोथ इन स्प्रिंग और हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर, और हार्वेस्ट हो जाते हैं मिड समर में। विंटर वैरायटी प्लांटेड इन स्प्रिंग सीजन, ये प्लांटेड होते हैं आपका स्प्रिंग सीजन में, वुड नॉट नॉर्मली फॉल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विद इन अ स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन। बाइनियल में आते हैं आपका मोनोकार्पिक, जैसे कि शुगर बीट, कैबेज, कैरोट। बाइनियल में आते हैं आपके मोनोकार्पिक, जैसे कि शुगर बीट, कैबेज, कैरोट। नॉर्मली फ्लावर वंस इन लाइफ। बाइनियल में ये क्या करते हैं, एक साल में तो फ्लावर देते हैं एक बार और दूसरे साल ही मर जाते हैं। इफ द बाइनियल प्लांट आर सब्जेक्टेड टू कोल्ड ट्रीटमेंट, इट्स स्टिमुलेट आ सब्सिक्वेंट फोटोपीरियड फ्लावरिंग रेस्पॉन्स इवन फर्स्ट सीजन। सीड डोमेंसी, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीड डोमेंसी। देयर आर सर्टेन सीड, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीड डोमेंसी। देयर आर सर्टेन सीड विच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन फेवरेबल। ये कहना कुछ सीड ऐसे होते हैं वो फेल हो जाते हैं जर्मिनेट करने में जबकि बाहर एक्सटर्नल में कंडीशन फेवरेबल है। सच सीड आर अंडरस्टूड अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी, ये माना जाता है वो पीरियड ऑफ डोरमेंसी में जा चुके हैं
विच इज़ कंट्रोल नॉट बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि कंट्रोल नहीं होती बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, अंडर एंडोजीनियसली कंट्रोल होती है, एंडोजीनियसली कंट्रोल होती है, और कंडीशन विद इन सीड इटसेल्फ। डोरमेंसी में क्या होता है, इम्परमीबल हो जाती है और हार्ड सीड कोड आ जाती है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनिबिटर सच एज, क्या होते हैं, प्रेजेंस होती है डोरमेंसी के अंदर, इनिबिटर, केमिकल इनिबिटर आ जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, फिनोलिक एसिड भी एक इनिबिटर है, फिनोलिक एसिड भी एक इनिबिटर है। पैरा एस्कोबिक एसिड, ये भी एक इनिबिटर है, पैरा एस्कोबिक एसिड, ये भी एक इनिबिटर है। इमेच्योर एम्ब्रियो, सम ऑफ रीजन विच कॉज सीड डोरमेंसी, जो सम रीजन होते हैं जिस वजह से सीड डोरमेंसी होती है। सीड डोरमेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू द नेचुरल मीन एंड वेरियस मैन मेड मेजर, ये सीड डोरमेंसी होती है, हम इससे बाहर निकल सकते हैं सीड बाय नेचुरल मीन्स से भी, नेचुरल कुछ तरीके हैं उससे भी निकल सकते हैं, और कुछ मैन मेड तरीके हैं उससे भी निकल सकते हैं। एग्जाम्पल, सीड कोड बैरियर इन सम सीड कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल एब्रेशन यूजिंग, हम सीड कोड होता है उसे बाय मैकेनिकल एब्रेशन से हटा दें, ब्रोक कर दें, तोड़ दें, जैसे कनाइफ्स, सैंड पेपर, विगरस सेकिंग। इन नेचर दीज एब्रेशन आर कॉज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन, नेचर करता है ये एब्रेशन है, सारे माइक्रोबियल एक्शन करता है नेचर में। तो पैसेज थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल, पैसेज होता है थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल। इफेक्ट ऑफ इनिबिटरी सब्सटेंस कैन बी, ये इफेक्ट है इनिबिटरी सब्सटेंस है, इफेक्ट है इनका, रिमूवल ऑफ सब्जेक्टिव सीड, चिलिंग कंडीशन, और बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल लाइक जिबर्लिक एंड नाइट्रेट, ये कह रहे हैं रिमूव हो जाते हैं बाय सब्जेक्टिव सीड, बाय चिलिंग कंडीशन, और बाय द एप्लीकेशन ऑफ द सर्टेन केमिकल लाइक जिबर्लिक एसिड और नाइट्रेट। चेंजिंग करता है एनवायरमेंटल कंडीशन, वो चेंज होती है एनवायरमेंटल कंडीशन में, सच एज लाइट, टेम्परेचर और अदर मेथड टू ओवरकम डोमेंसी। अब या तो आप ऐसा चेंज कर दो एनवायरनमेंट को, जैसे कि लाइट को बदल दो और टेम्परेचर को बदल दो, तो आप ये दूसरे मेथड है कि डोरमेंसी से कैसे बाहर निकला जाए। सी डोरमेंसी से बाहर ऐसे भी निकला जा सकता है। अभी आपके डायग्राम दे रखे हैं, जर्मिनेशन, सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन्स, ये आपका डायग्राम दे रखा है, जर्मिनेशन और सीडलिंग डेवलपमेंट बीन्स में कैसे होता है। ये आपकी हाइपोकोटाइल दे रखी है, ये एपिकोटाइल दे रखी है, ये कोटिलेडन दे रखे हैं, ये एपिकोटाइल हुक दे रखा है, सीड कोड दे रखी है, कोटिलेडन दे रखा है, सोइल लाइन दे रखी है, हाइपोकोटाइल दे रखा है। ये आपका डायग्राम दे रखा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड वास्कुलर कैम्बियम। ये हो गई आपकी रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये होगी रूट, ये होगी वास्कुलर कैम्बियन, ये होगी वास्कुलर कैम्बियन, ये सूट हो गई, ये आपकी सूट एपिकल मेरिस्टेम हो गई। ये डायग्राम डिटेक्शन ऑफ द ओजोन, डिटेक्शन जोन ऑफ इलोंगेशन, ये जोन ऑफ इलोंगेशन को दिखा रहा है आपका, ये इलोंगेट हो गया, जैसे कितना बड़ा हो गया, ये आपका दिखा रहा है, ये तो अरिथमेटिक इंक्रीज है और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज है। और सी वाला क्या दिखा रहा है, स्टेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग द ज्योमेट्रिक एंड द इंक्रीज दिखा रहा है, ये वाला, ये अरिथमेटिक दिखा रहा है, ये ज्योमेट्रिकल दिखा रहा है। ये आपको दिखा रहा है कांस्टेंट लीनियर प्लॉट ऑफ एल अगेंस्ट टाइम, वो हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व आया था, ये थोड़ी सी हाइट तो रहती है प्लांट की, ये थी, ये टाइम के साथ बढ़ रही है। ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये स्टेशनरी फेज़ है और ये लैग फेज़ है। ये डायग्राम दिखा रहा है कि डायग्राम कंपैरिजन ऑफ द एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ के बीच डायग्राम है। ए और बी लिए हुए इंक्रीज कर रही हैं बाय 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, टाइम टू ए एंड बी। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट सेल, ये सीक्वेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले मेरिस्टेमेटिक सेल था और प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, डिफ्रेंशिएशन हुआ,
उसका मैच्योर सेल बना, मैच्योर सेल में सेंसेशन हुआ, उसकी डेथ हो गई। ये आपको दिखा रहे हैं हेट्रोफिली, ये हेट्रोफिली दिखा रहे हैं लक्स कूप में और बटर कप में। हेट्रोफिली दिखा रहे हैं लक्स कूप, ये वाले कौन है, लक्स कूप हैं, ये जुगनाइल में होती है, ये अडल्ट में होती है। और ये होती है बटर कैप, ये वाटर के अंदर होते हैं बटर, ये वाटर हैबिटेट में वाली पत्तियाँ होती हैं और टेरेस्ट्रियल में वाली पत्तियाँ होती हैं। ये मैंने बताया था ऑक्सीजन में कोलेप्टाइल भगता है। द एक्सपेरिमेंट यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द टिप ऑफ कोलेप्टाइल इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है टिप ऑफ कोलेप्टाइल होती है, ऑक्सीजन की सोर्स होती है। अरो मेडिकेट डायरेक्शन। अब यार डायग्राम दिखा रहा है एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट विद एपिकल बर्ड इंट्रैक्ट। आप ठीक है ना, ये प्लांट है, एपिकल बर्ड से इंट्रैक्ट कर रहा है, ये एपिकल बर्ड से इंट्रैक्ट कर रहा है। और बी प्लांट दिखा रहा है प्लांट विद एपिकल बर्ड रिमूव, इसमें एपिकल बर्ड रिमूव हो गई, इससे इंट्रैक्ट नहीं कर रहा। ये आपका लास्ट है फोटोपोइजम, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और न्यूट्रल डे प्लांट दिखा रखे हैं यहाँ पे। डे न्यूट्रल प्लांट है, फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी। लॉन्ग डे प्लांट है, नो फ्लावरिंग अब में फ्लावरिंग है, अगर बिलो करोगे तो कोई भी फ्लावरिंग होगी, अब आप करो तो फ्लावरिंग हो जाएगी क्रिटिकल फोटो पीरियड के। नो फ्लावरिंग अब में होती है शॉर्ट डे प्लांट में, अगर अब करोगे तो कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी, अब बिलो में लाओगे तो फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक है, मतलब लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या था, उसमें ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, क्रिटिकल फोटो पीरियड एरा। अब ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है तभी तो लॉन्ग डे है, तो तब अब मिलेगा तो फ्लावरिंग हो जाएगी। शॉर्ट डे में क्रिटिकल से कम चाहिए होता है तो फ्लावरिंग हो जाएगी, न्यूट्रल डे में तो फ्लावरिंग हो जाएगी। थैंक यू, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश। मेरा नाम अमजद अली।